हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज से जो क्लास का डिस्कशन होगा वो हमारा जो साल भर जो है उसमें जो महत्वपूर्ण पदों पर जो पद मुक्ति के संदर्भ में या तो बातें की हो, चर्चा की गई हो, तो या फिर कुछ संवैधानिक बदलाव जो नए किए गए और जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, हम उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस साल ना साल भर कभी अध्यक्ष हो जाए, कभी ईसीआई के अध्यक्ष हो जाए, और कभी उपराष्ट्रपति कभी इस्तीफा दे रहा है, कभी कोई तो कभी वो जो अध्यक्ष सॉरी जो जस्टिस जसवंत का जो केस था उसके बाद में उन पर जो महाभियोग चलाया गया था, तो ये सारे साल भर चर्चा में बने हुए थे। तो इनसे एक क्वेश्चन की हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि किसी भी इन तीनों चार टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं कि किन किन का मेनली इसमें पढ़ेंगे हम। लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कुछ अदर्स जो चेंजिंग हुए हैं ना, वो स्टार्टिंग लोकसभा अध्यक्ष की पद मुक्ति से करते हैं। क्योंकि ये चर्चा में था कि लोकसभा अध्यक्ष जो थे उनके लिए इस्तीफा दिलाने के लिए और उनको पद से हटाने के लिए मतदान भी किए गए थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? 94 आर्टिकल है इसके लिए, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा एवं संसदीय संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। अध्यक्ष को हटाने के लिए केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, संविधान द्वारा निर्धारित कठोर प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन भी अनिवार्य है। आपको यहाँ से ना एक बात और, क्योंकि राष्ट्रपति जो इस साल है ना, उन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था अपने पद से। तो वो इस्तीफा किसको दे सकते हैं? तो वो इस्तीफा किसको दे सकते हैं? सभा राष्ट्र के उपराष्ट्रपति किसके रूप में होते हैं? सभापति के रूप में अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। और सभापति किसको? उपसभापति को। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को क्या करता है? अपना इस्तीफा देता है। तो जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ये प्रक्रिया अगर पूछ ली सभापति के हटाने की, तो वो लगभग सिमिलर सी होती है। लेकिन वहां पे लोकसभा की जगह क्या हो जाएगा? राज्यसभा। आर्टिकल चेंज हो जाता है। किस आर्टिकल के तहत? ये आपको बताना है कि सभापति को किस आर्टिकल के तहत हटाया जाता है। तो पहली बात क्या होता है, अब हटाया कैसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखे। तो पहले होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की पदमुक्ति के लिए संकल्प पारित करना होता है। लगभग 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना होगा। जैसे लोकसभा है उसके जो सदस्यों को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। और नोटिस की अवधि सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त समय मिले और विषय पर विचार विमर्श हो सके। देन होता है नोटिस दिया। अब 14 दिन बाद में क्या होता है? प्रभावी बहुमत होता है। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है? लोकसभा है उसमें जितनी भी सीटें हैं, टोटल सीटों में से रिक्त सीटें, मतलब जो भी भरी नहीं है, खाली सीटें हैं, उनको निकाल दे और फिर उनका बहुमत से अगर चुनाव कराते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी बहुमत बोलते हैं। तो क्या होता है? संसद का प्रभाव बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रभाव बहुमत की गणना कैसे की जाती है? संसद की कुल क्षमता में से सदन की कुल क्षमता में से रिक्तियों को उठा देंगे और यह निर्णय वास्तविक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। समझ में आ गया कि टोटल जितनी सीट है उसमें से जितनी सीटें रिक्त है उनको उठा दो, फिर उनका बहुमत देख लो। इसके अलावा अध्यक्ष को क्या अधिकार होता है? क्योंकि जब उनको उठाने का जो विचाराधीन चल रहा हो ना, जब उनको उठाने का जो विधेयक है वो चल रहा हो, संकल्प विचाराधीन हो, तो वे क्या करते हैं? जो है प्रथम तत्व क्या होते हैं? सदन की कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकते। हालांकि वो वोट दे सकते हैं, लेकिन एक बात ये कि इस बीच ना वे जो निर्णायक मत दे सकते हैं वो नहीं दे सकते, क्योंकि अब वो अध्यक्ष पद पर नहीं बैठे हुए हैं। तो वे अध्यक्ष से क्यों अध्यक्ष रह नहीं जाते जब तक कि उन पर कार्यवाही चल रहा है। वे प्रथम स्थिति में, मतलब एक जैसे सदन का एक सदस्य होता है ना, उस तरीके से वोट दे सकते हैं, निर्णायक मत नहीं दे सकते। तो आपको ये याद रखना, यही सभापति के लिए और उपसभापति के लिए भी होता है। भारतीय संसदीय इतिहास में अभी तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं गया है, जो इस पद की संवैधानिक गरिमा एवं संसदीय परंपरा की मजबूती को दर्शाता है। मतलब अभी तक ऐसा कोई भी प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई है जो लोकसभा अध्यक्ष को हटा पाए। क्योंकि महाभियोग तो केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। महाभियोग के लिए विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया होती क्या है? क्योंकि हम बोलने में आता है, लेकिन अगर संविधान की भाषा की बात करें, संविधान में महाभियोग शब्द का न्यायाधीशों को उठाने के लिए कहीं पे भी उपयोग नहीं किया गया है। किसका? इस प्रक्रिया का। अब हम सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की पदमुक्ति को देखेंगे।
कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे वो मैंने बताया था कि वो जस्टिस जसवंत का केस है, उसके बाद में उन पर ये महाभियोग का ये चलाया गया था, प्रोसेस चला गया। भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूलभूत स्तंभ है, क्योंकि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रिन का भी पार्ट है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसके तहत, इस पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है ना, उसमें इस प्रक्रिया को वर्णित किया गया है कि कैसे हटाया जाएगा। वो अत्यंत कठोर एवं बहुस्तरीय है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे, संविधान में पद मुक्ति की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत कठिन बनाया गया है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश का अभी तक तो हुआ नहीं है कि उसको पद मुक्त कर दिया गया हो। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। अब स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देख लें तो लोकसभा में तो 100 सदस्य एक संकल्प लेकर आते हैं, एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, कम से कम 100 से ज्यादा हो सकते हैं। वहीं राज्यसभा में 50 कम से कम या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं संकल्प के, और इस प्रस्ताव को किसको देते हैं, अपने, जैसे अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष को, और राज्यसभा में है तो सभापति को। प्रस्ताव को न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों का विस्तृत विवरण करना होता है कि क्या आरोप लगाए गए हैं। ये आधार केवल उनको उठाने के सिद्ध कदाचार एवं शारीरिक या मानसिक अक्षमता ही है। तो क्या क्या किन आरोपों को चलते उनको हटाने के लिए महाभियोग की मांग कर रहे हैं, ये उन प्रस्तावों पर लिखा होना चाहिए अच्छे से डिटेल से। और कम से कम लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और किसको देना है, अपने ही लीडर को, मतलब जिस सदन का लीडर है ना उसको। संरक्षणात्मक प्रावधानों की बात करें तो न्यायाधीशों को केवल सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। दो ही आधार है। राष्ट्रपति की लिए ये क्या करता है, इनकी जांच की एक कमेटी बनाता है, ठोस कमेटी। न्यायाधीशों को अपने पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी न्याय संगत होनी चाहिए। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का अभी तक तो किसी को हटाया नहीं गया है, ये इसमें सारी बातें होती है। ठीक। अब चूंकि आप क्या करते हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति क्या करता है, जो प्रस्ताव दिया गया है ना उसको अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है। किसमें 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाएगी, और यह समिति क्या करेगी, उच्चतम न्यायिक जो मानदंडों के अनुसार कार्य करेगी। मतलब जांच करेगी कि ये जो आरोप लगाए गए हैं क्या ये सही हैं या फिर वैसे ही थोड़ी ना लगा दिए गए हैं, गलत तो नहीं है। जांच प्रस्तुत करती है, रिपोर्ट जो आती है उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। समिति की संरचना इस प्रकार होती है, इसमें न्यायिक वरिष्ठता एवं विशेषज्ञता एवं वरिष्ठता दोनों सुनिश्चित होती है। मतलब दो तो हो गए, न्यायिक वरिष्ठ, न्यायालय के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, और एक न्यायिक विशेषज्ञ इसमें शामिल होता है। तो ये जांच करती है, रिपोर्ट देती है। अगर वो रिपोर्ट है तो उसमें ये जो न्यायाधीश है वो सिद्ध कदाचार या क्षमता का आरोपी पाता है, तो क्या होता है फिर दोनों सदनों में क्या होता है, अंतिम मतदान होता है। दोनों सदनों में अंतिम मतदान। और ये मतदान कैसे होता है, विशेष बहुमत से होता है। यानी कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सदन, प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित होता है। इससे क्या होता है, सदन में कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित में 2/3 बहुमत, मतलब जितने सदस्य हैं उनका तो टोटल आधे से एक अधिक बहुमत होना चाहिए। और जो है उपस्थित जो सदस्य अभी मतदान कर रहे हैं, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य कम से कम 2/3 उस टाइम पे क्या कर रहे हो, वोट दे रहे हो। तो ये दोनों सदनों के प्रस्ताव पारित हो जाएगा। दोनों सदनों से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो क्या होता है, वो मतलब हट जाएगा। यदि प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो जो आरोप लगाए गए वो हट जाएंगे। और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, यहाँ पे देखो एक बात और है कि जैसे ही एक सदन में पहले वोटिंग होगी, रिपोर्ट आती है, एक सदन में वोटिंग होगी, प्रस्ताव पारित होगा, दूसरे सदन में जाएंगे, वहां पे क्या होगा, न्यायाधीश को है ना अपने पक्ष रखने का भी अधिकार मिल जाता है। राष्ट्रपति को न्यायाधीश की पद मुक्ति का आदेश जारी कर दिया जाता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो अब हटाने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति न्यायाधीशों को पद मुक्ति का आदेश जारी करने का अधिकार हो जाएगा। और इससे इसके बाद में जैसे ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया प्रस्ताव पर फाइनली, तो जो न्यायाधीश है उसको पद से हटा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया इतनी कठोर इसलिए बनाई गई ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और न्यायाधीश बिना किसी उचित कारण के अपने पद से न हटाए जा सके। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संवैधानिक सुरक्षा। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने की बात चल रही थी। तो जब भी वोट चोरी वगैरह के जो वोट चोरी वगैरह जब न्यूज में था, तब जो ईसीआई के जो मुख्य ईसीआई जो है
सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, उनको हटाने की बात चल रही थी। तो हमें पढ़ना है, क्योंकि किसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हैं, किसको, निर्वाचन आयोग को। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। आपको बताना है कि अन्य जो 3 स्तंभ है ना, वो कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही हटाने की प्रक्रिया, मतलब एकदम समान होगी, आधार भी समान होंगे, हटाने की प्रक्रिया भी एकदम समान होगी। यह प्रावधान निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 324(5) में क्या कहा गया आर्टिकल कि जो सीईसी को कैसे हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जैसे जो प्रक्रिया हमने अभी ऊपर फॉलो की थी, अभी हमने जो न्यायाधीश को हटाने की कंप्लीट प्रक्रिया, वो प्रक्रिया अपनाई जाती है, किसको, सीईसी को हटाने के लिए केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उठाया जा सकता है। ठीक ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचारी मकसूदता के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए, याद रखना, महाभियोग की प्रक्रिया इसको बोलते हैं, हम बोलने में आता है परंपरा में, लेकिन इसका ना संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो ये हमने देखा कि सेम होती है जैसा कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। और अन्य जो चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, सीईसी, इनमें जो मतलब टोटल 3 होते हैं, 1+2। तो एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और दूसरे जो होते हैं वो उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही बोलते हैं। लेकिन वो किसकी सिफारिश से, जब सीईसी जो है ना, वो राष्ट्रपति से सिफारिश करें इनको हटाने के लिए चुनाव आयुक्तों को, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, आसानी से हटाया जा सकता है। मतलब सीईसी यदि हटाने के लिए, ईसी की हटाने के लिए सिफारिश करे राष्ट्रपति से, तो ये हटाए जाएंगे, हट जाएंगे। इनके लिए कोई विशेष प्रक्रिया की भी आवश्यकता नहीं है, बस मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या करे, सिफारिश कर दे मेरा राष्ट्रपति से उठाने का। क्योंकि इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी ना, वो वहां तक इनका कार्यकाल होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। यह दीर्घकालिक सुरक्षा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें सीईसी एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को एक उच्च स्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता एवं एक कैबिनेट मंत्री शामिल हो, के द्वारा की जानी चाहिए। यह निर्णय निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसने तो एक केस के बेस पे ये कहा था कि देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई को शामिल किया था, तीन की जो समिति बनाई थी। और ये बोला था कि अगर फ्यूचर में कभी जो संसद है वो संशोधन कर सकते हैं इस समिति में सदस्यों में। तो संसद ने क्या किया, एक संशोधन किया, और संशोधन में किसको, जो सीजेआई को हटा दिया गया इनकी नियुक्ति के, और उसमें कैबिनेट मंत्री को जोड़ दिया गया। अब इसकी जो नियुक्ति कौन करता है, ये 3 मंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन करेगा, तीसरा एक उसमें कोई कैबिनेट मंत्री या गृह मंत्री हो गया या फिर कोई, तो उसको जोड़ के फिर वो सीईसी में अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनके लिए सिफारिश करते हैं नियुक्ति के लिए। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो और इस साल भर में न्यूज में रही थी, एक तो संविधान संशोधन की प्रोसेस पर बार बार ये चर्चा का विषय बना रहा। तो एक तो होता किसके तहत है, 368 के तहत होता भारतीय संविधान संशोधन। इसमें संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी संशोधन जल्दीबाजी ना किया जाए, विशेष बहुमत की आवश्यकता रखी। संशोधन की प्रक्रिया संविधान के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग भागों के संविधान संशोधन अलग अलग तरीके से हो सकता है। 3 तरीके से हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत से आप संविधान संशोधन कर लो, कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से विधान द्वारा बदले जा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 13 जो है वो कहता, वो हो गया। विशेष बहुमत हो गया, इसमें अधिकांश संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं। विशेष बहुमत यानी कुल जितने सीटें हैं ना, कुल तो बहुमत आ जाएगा, सदन का कुल तो बहुमत, और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3, तो ये विशेष बहुमत आ जाएगा। अब एक तरीके की, और जो राज्य के राष्ट्र के संघवादी ढांचे से संबंधित होते हैं ना, उनमें विशेष बहुमत तो है जो है, साथ में आधे राज्यों की कम से कम साधारण बहुमत से क्या अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ये हमने देखा। कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कोई नहीं, मतलब कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और ये में विशेष बहुमत का क्या मतलब है, ये इसमें बता रखा है।
और राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। चूंकि आपको संविधान संशोधन लाना है तो पहले आपको राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की अनुमति की भी आवश्यकता होगी, हमने देखा। और अभी तक कुल 105 संशोधन या 106 संशोधन हो चुके हैं। 2/3 विशेष बहुमत। जो लेटेस्ट संशोधन है ना, वो कौन सा है आपको बताना है। सदन के संशोधन पारित करने के लिए आवश्यक मतों का अनुपात कम से कम 2/3 होना चाहिए। 50% राज्यों का अनुमोदन। 50% राज्यों का अनुमोदन ऐसे केसेस पे होगा जिनमें संविधान के संघवादी ढांचे को अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है, कमी कर की जा रही हो, इस तरीके से अगर कोई प्रावधान है तो उसके लिए आवश्यकता होती है किसकी, राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो जैसे सीजीआई की शक्तियों को या न्यायालय की शक्तियों को कम किया जा रहा है, या फिर राज्यों की शक्तियों को कम किया जा रहा हो, इस तरीके के यदि प्रावधान है, इस तरीके का यदि कोई संशोधन है तो उसमें आधे राज्यों की भी परमिशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ विधेयक आए इस बीच जो कि इम्पोर्टेंट रहे, जिनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 131वां विधेयक है संविधान संशोधन के लिए विधेयक है भी, मतलब संविधान संशोधन का विधेयक स्टार्टिंग में लाया जाता है। जब वो पास हो जाता है ना, तो वो पूर्ण संविधान संशोधन बन जाता है। फिर उससे पहले वो विधेयक रहता है, बिल रहता है। तो एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया 2026 में 16 अप्रैल को 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। और इसमें क्या किया गया था, देश की बदलती जनसांख्यिकी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया गया। पहला तो इसमें किया गया लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक जो लाया गया, उसमें विधेयक की मुख्य लोकसभा के आकार में वृद्धि करने की बात की। बढ़ती जनसंख्या के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, तो जो लोकसभा की सीटें हैं ना, उनको आकार को, जो वर्तमान में 543 सीटें हैं, उनकी वृद्धि करके इसको शायद 813 या समथिंग करने की बात की गई है इसमें। और प्रति सांसद जनसंख्या के अनुपात अधिक संतुलित हो सके, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इन सीटों की संख्या में भी वृद्धि करने का ये प्रावधान रखा गया है। 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया और आधार पर परिसीमन के सक्षम बनाने का प्रावधान करता है। लगभग 2 दशकों के बाद जनसंख्या आधारित सीट पुनर्वितरण का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। परिसीमन सक्षमता की बात करें तो विधेयक जो है परिसीमन आयोग को नई सीमांकन प्रक्रिया शुरू करने की मार्ग प्रशस्त करेगा। अब इन सीटों के बेस पे जो परिसीमन आयोग है ना, वो क्या करेगा, परिसीमन कर सकता है कि 2011 की जनसंख्या को क्या करके आधार बना करके, और राज्यों के बीच में सीटों का पुनर्निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में हो सके, इसके लिए परिसीमन आयोग को अधिकार देते हैं। परिसीमन एवं प्रतिनिधित्व में बदलाव की बात करें तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब परिसीमन से और प्रतिनिधित्व में क्या बदलाव होगा। तो ये जो नया संविधान का संशोधन का विधेयक पेश किया गया था, ये अगर पास हो जाता है तो जनसंख्या के अनुपात में सीटों का पुनर्वितरण स्टार्ट हो जाएगा, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जो कि 1976 के बाद अब तक का सबसे व्यापक परिसीमन, अभी तक इतने व्यापक स्तर पर परिसीमन नहीं हुआ है। तो सीट पुनर्वितरण के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, सीट पुनर्वितरण के मुख्य बिंदु में देखो 2011 की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनका यूज किया जा रहा है। दूसरा, लोकसभा की सीटों की संभावित वृद्धि। राज्य विधानसभाओं में भी पुनर्वितरण हो सकता है, मतलब उनकी सीटों में भी कुछ चेंजमेंट हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि के दर में अनुपात में समायोजन एवं दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच में भी कुछ संतुलन बनाया जाना, ये परिसीमन के मुख्य बिंदु है सीट पुनर्वितरण के। इसके अलावा इसमें किसको शामिल किया गया है, महिला आरक्षण को। इस विधेयक में यह विशेषता है कि महिला आरक्षण को नए परिसीमन से जोड़ने का प्रावधान शामिल है। पहले से पारित जो आरक्षण विधेयक 33% में नई परिसीमन प्रक्रियाओं के साथ लागू किया जाएगा। इसमें विधानमंडलों में महिला प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक वृद्धि होगी, मतलब जो 33% रिजर्वेशन है ना संसद में, उसको भी इसके साथ में जो परिसीमन किया जाएगा उसको ध्यान में रख के किया जाएगा। महिला आरक्षण एवं परिसीमन की एक साथ कार्यान्वयन भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसके अलावा और कुछ चेंजमेंट जो किए गए, विशेष प्रावधान किए गए कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। एक केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक लाया गया 2026 में ही। पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया, ताकि यूटीज की विशेष संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रावधान किए गए। जैसे पुडुचेरी के लिए क्या किया गया, पुडुचेरी की विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया 2011 की जनगणना के आधार पर। इसकी विशेष प्रशासनिक संरचना एवं छोटे क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए परिसीमन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, वो तय किया गया। किसके लिए, पुडुचेरी के लिए तय किया गया। उसके अलावा दिल्ली के लिए
दिल्ली के लिए तय किया गया क्या? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जो दिल्ली है, उसमें विशेष परिसीमन प्रावधानों को लागू किया गया। दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण को ध्यान में रखकर सीटों का पुनर्वितरण प्रस्तावित है। सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या, वही जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई परिसीमन प्रक्रिया अभी तक तो लागू हुई नहीं। ये पहली होगी जो परिसीमन की प्रक्रिया लागू की गई है। इसमें क्षेत्र की भौगोलिक एवं जनसांख्यिकी विशेषताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। ये परिसीमन के बारे में 3 अलग-अलग यूटीज भी कुछ प्रावधान किए गए। अब हमने जो आज पढ़ा उसका कंप्लीट जो है हमने जो आज पढ़ा उसका कंप्लीट जो लब्बो लुबाब है, निष्कर्ष है, वो क्या रहता है कि एक तो संस्थागत सुरक्षा, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, संसद की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कठोर संवैधानिक प्रावधान भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव है। दूसरी, न्यायिक स्वतंत्रता की हमने बात की, महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण की बात की, प्रतिनिधित्व में विस्तार की बात की कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर अब दोबारा से परिसीमन किया जाएगा। इससे भारतीय संवैधानिक जीवंत दस्तावेज है और यह बदलती समाज की जरूरतों के अनुसार बदलता है, लेकिन यह अपने मूलभूत मूल्यों के जैसे लोकतंत्र, समानता, न्याय पर क्या है, अड़िग बना हुआ है। तो ये हमारा ओवरऑल आज का डिस्कशन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस इसमें से देखने को जरूर मिलेंगे। आपको प्रोसेस पता चल गई होंगी पद मुक्ति की, कुछ विशेष जो साल भर में इंपॉर्टेंट रही। अगर और भी किसी स्पेसिफिक पे जो टॉपिक है उस पर आपको मतलब ऐसे इस तरीके से ही शॉर्ट वीडियो चाहिए कि एक साथ कंप्लीट कवर हो जाए, कोई छोटा टॉपिक कोई बड़ा टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद अभी के लिए।